डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th के पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देश और विश्व की सुरक्षा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम आज तक देखिए, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसे शब्द हैं जो आपने बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, कई बार हमने इसके बारे में सुना होगा। कई बार हमें सवालों के जब सवाल लिखते हुए या कई बार हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो इनके बारे में हम देखते हैं, लेकिन क्या हमें इसका महत्व पता है या इसका अर्थ मतलब है? ठीक है, बहस या चर्चा को रोकना हो तो हम देखते हैं कई बार इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन हम ये देखा जाए कि सुरक्षा का मसला किसी के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय। कई फिल्में भी हमने ऐसी देखी हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहुत बड़ा छुपा के एक तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है। इसके साथ साथ हम इसमें यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न संदर्भों और स्थितियों को ध्यान में रखने पे हम ये देखेंगे सुरक्षा में क्या नज़रिया है, सुरक्षा का क्या अर्थ है, बुनियादी अर्थ क्या है, इसका मतलब किस तरीके से चीज़ें जीना है और किस तरीके से विश्व में यह और भारत के दोनों के ही पक्ष में यह किस तरीके से अपना योगदान देता है। तो हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है मित्र देशों की रक्षा से, बाह्य सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से, या इनमें से किसी से नहीं। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और हम जानते हैं कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा की परिभाषा अगर देखा जाए तो वह क्या है। अगर हम सुरक्षा का बुनियादी अर्थ देखें तो इसका अर्थ है खतरे से आज़ादी। देखिए, मानव का जो जीवन है और किसी भी देश का अस्तित्व बहुत खतरों से भरा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर तरीके से खतरा है या व्यक्ति जब अपने घर से निकल रहा है या किसी भी प्रकार से देखा जाए तो खतरा है, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कई कई प्रकार के खतरे हमें देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों से यह जुड़ा हुआ है। यह केवल उन चीज़ों को, सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में विषय बनाया जाए जिसका अर्थ है कि यह केंद्रीय मूलों को खतरा है। ठीक है, इस स्थिति में इसको देखना चाहिए। अब हम जानते हैं सुरक्षा की देखिए दो धारणाएं हैं, एक है परंपरागत, एक है अपरंपरागत। परंपरागत में जो है, पारंपरिक जो धारणा है उसमें दो प्रकार है, बाहरी खतरा या बाहरी सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक खतरा। ठीक है, अगर हम बाहरी सुरक्षा में देखें तो क्या है, जैसे सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, सशक्तिकरण। आंतरिक खतरा इसमें क्या है, कानून व्यवस्था, अलगाववाद या गृह युद्ध। जब हम देखते हैं जो गैर पारंपरिक जो धारणा है उसमें पहला है मानवता की सुरक्षा, अर्थात व्यापक अर्थ में कोई भूखा, महामारी या प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा प्राप्त करना। और दूसरा है विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा में नवीन चुनौतियां, आतंकवाद, बीमारियों, जलवायु संकट आदि शामिल हैं। ठीक है, जो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है यानी कि जो बाहरी सुरक्षा है उसमें हम देखेंगे कि इसका जो तात्पर्य होता है वह राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क हो सकता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर अपने देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे देश के केंद्रीय मूलों के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। इसके अलावा जब हम आंतरिक सुरक्षा में देखते हैं तो इस धारणा से यह तात्पर्य होता है कि देश के भीतरी अंदरूनी खतरों से, जिसमें हम आपसी लड़ाइयाँ, गृह युद्ध, सरकार के प्रति असंतुष्टि, इन तरीके जो चीज़ें हैं उससे इनका तात्पर्य होता है। यह सुरक्षा आंतरिक शांति, कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसमें अपने ही देश के लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि यह खतरा होता है। अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो गैर परंपरागत जो धारणा है उसमें हम देखेंगे इसमें उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है और इसका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसे खतरे यह मानव जाति के लिए पूरे तरीके से खतरनाक होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, निर्धनता, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या और जनसंख्या वृद्धि, जिस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या है। देखिए, जो ये गैर पारंपरिक धारणाएं हैं, यह सैन्य खतरों से परे रहती हैं। इसमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों की विस्तृत श्रृंखला शामिल की जाती है। इनको हम अधिकतर मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहते हैं। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब क्या है? मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा पे जोर देना है। ठीक है। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणाओं के समर्थकों ने व्यक्तियों को हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क यह है कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। वैश्विक सुरक्षा का विकास यह जब 1990 में ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और जब इतने बड़े जो खतरे आए उसके जवाब में यह उभरा था। ठीक है। अब हम जानते हैं कि परंपरागत सूचना नीति की किस प्रकार के जो तत्व है, उसमें दो तत्व आते हैं। एक है शक्ति संतुलन, ठीक है, और दूसरा है गठबंधन बनाना। शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश अपने ऊपर होने वाले संभावित युद्ध या किसी अन्य प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील रहता है। वह कई तरीकों से निर्णय और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। अपने ऊपर खतरे वाले देशों से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए वह अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाता रहता है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति को बढ़ाता है और मित्र देशों जैसी ऐसी स्थितियों को निपटाने के लिए कई प्रकार की संधि भी करता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो दूसरा जो प्रयोग है या जो दूसरा तत्व है वह है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने और उसको रक्षा करने के लिए कई कदम भी उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश या गठबंधन की तुलना आपस में जो की जाती है उसको अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए देश गठबंधन करते हैं। ठीक है। और इस गठबंधन का आधार क्या है? किसी देश व गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत को बढ़ाना, इसके लिए भी देश गठबंधन करते हैं और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जो कॉमन हित होते हैं, जिनके ना जो एक इंटरेस्ट जो होता है उस पर आधारित गठबंधन होते हैं। जब राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं तो गठबंधन भी हमने बदलते हुए स्थिति देखी है। जो सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है उसमें युद्ध नीति यह कहती है कि इसमें यह यूरोपीय परिसंघ का एक परिवर्तीय विस्तार है जिसको आज लगभग पूरा विश्व मांगता है। किसी देश के उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा या दूसरों को जनसंहार से बचने के लिए युद्ध करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति व आत्मसमर्पण वाले शत्रु को न मारे। इसके साथ साथ सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितनी आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो और उससे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना को मानने से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच में एक न एक रूप से सहयोग जरूरी हो। इसमें कई महत्वपूर्ण साधन है जैसे कि निशस्त्रीकरण, नियंत्रण और विश्वास की बहाली। देखिए, इस जो परंपरागत धारणा है उसे स्वीकार किया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि हिंसा का यथासंभव सीमित प्रयोग होना चाहिए। अगर हम देखें निशस्त्रीकरण के बारे में, जैसा कि अभी हमने सुना, निशस्त्रीकरण एक सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। देखिए, निशस्त्रीकरण का अर्थ यह होता है कि किसी भी देश को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही हथियारों का समावेश करना चाहिए या हथियार जमा करना चाहिए, ना कि एक होड़ बनी रहे उनके बीच में हथियारों को शामिल रखने के लिए। ठीक है, कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि सिर्फ वह हथियारों के लिए या कह सकते हैं सिर्फ हथियार इकट्ठे करे और देश निशस्त्रीकरण में हथियार अपने स्तर पे अपनी सुरक्षा के लिए ही रखने चाहिए, ना कि किसी के साथ युद्ध करने में। अब हम जानते हैं कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसके अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के सामने जो प्रमुख खतरे हैं वह कौन कौन से हैं? आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक निर्भरता, शरणार्थियों की समस्या और कई बीमारियां जैसे कि एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स और अब अभी हम रिसेंट में देखें तो कोविड।
ठीक ठीक है। इसके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है। इसमें कई मैंने आपको बताया, देखिए आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है। यह नागरिकों को जानबूझकर यह अंधाधुंध निशाना बनाया जाता है। हम जानते हैं अब हम मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार और तीसरा है उपनिवेशित लोगों का अधिकार। इसके अलावा एक है वैश्विक गरीबी या वैश्विक निर्धनता। अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं और गरीब राज्य गरीबी हो रहे हैं। ठीक है, हम ये स्थिति दे सकते हैं कि गरीबी और निर्धनता अभी भी हमारे समाज में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में यह स्तर पर बनी हुई है। दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर से में बेहतर जीवन, विशेष बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन किया है। इस स्थिति में हम यह देखते हैं कि शरणार्थियों की समस्या का भी सामना करने को पड़ता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बीमारियां जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, यह इस माध्यम से, ये देश के माध्यम में बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे नया एग्जाम्पल कोविड से पूरा देश, पूरा विश्व कितना पीड़ित रहा है, ये हम सब किसी से छुपा नहीं है। देखिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को एक सामान्य मानदंड भी होता है। देखिए, उसके साथ हम देखते हैं कि सुरक्षा के कुछ मुद्दों को निपटाने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। आतंकवाद को निपटाने के लिए सैन्य मदद की जा सकती है, लेकिन गरीबी, पलायन और आदि मुद्दों से निपटने में इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, हर जगह सेना काम नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय और वैश्विक हो सकता है। सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को प्रयोग कर सकती है, लेकिन यह अंतिम उपाय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को तानाशाही से निपटने के लिए बल के प्रयोग में मंजूरी देनी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं, इनको हम स्वयंसेवी संगठन या सुरक्षा मूलक संगठन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कई देखे, जैसे मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया था, IMF, वर्ल्ड बैंक, यह सब है। ठीक है, इसके साथ साथ कई प्रसिद्ध हस्तियाँ जैसे नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा भी इसमें शामिल हैं। यह युद्ध से नहीं चीज़ें जीतते हैं, यह कई प्रकार की नीतियों के द्वारा चीज़ों को सफल करते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत की सुरक्षा नीति किस पर निर्धारित है। भारत की जो सुरक्षा नीति है वह 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है। सैन्य क्षमता को मजबूत करना भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा संघर्ष में शामिल रहा है। ऐसी स्थिति हमें हमेशा देखने को मिली है। और इसका सुरक्षा रणनीति का जो दूसरा घटक है वह है अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना। भारत की सुरक्षा नीति कई बार इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानदंडों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने संबंध को महत्वपूर्ण करे और मजबूत करे। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण घटक है वह देश के भीतर जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, देश न केवल सीमाओं पर बल्कि अंदर से भी कई बार हमने देखा कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की हमें हिंसा, दंगे, नक्सलवाद की समस्या, कई प्रकार की हमें ऐसी समस्याएं देश के अंदर देखने को मिलती हैं, जिससे देश को कई प्रकार की सुरक्षा की चुनौतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यह भारत की सुरक्षा रणनीति का यह सबसे तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। चौथा महत्वपूर्ण घटक है अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विकसित करना कि नागरिकों के विशाल समूह गरीबी और दुख से बाहर निकल सके। देखिए, आर्थिक विकास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भारत में अभी भी गरीबी और आर्थिक स्थिति कई हद तक काफ़ी खराब है। हम समाज में गरीबी, निर्धनता, भुखमरी जैसी स्थिति देख सकते हैं। तो भारत को चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था को वह इस प्रकार से विकसित करे कि नागरिकों का विशाल समूह है या लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके, कई लोग अपने रोजगार प्राप्त कर सके और गरीबी, भुखमरी जैसी स्थिति खत्म हो सके। हम एक बार डिटेल से निशस्त्रीकरण के बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अस्त्र शस्त्र का अभाव या उनको नष्ट करना, यह वह कार्यक्रम है जिसके तहत शस्त्रों के अस्तित्व या उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम या समाप्त किया जाता है। इसकी स्थापना के लिए देखिए इसकी आवश्यकता क्या है या इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता और तनावपूर्ण स्थितियां ही युद्ध के वास्तविक कारण हैं, क्योंकि इनसे ही हमने शस्त्रार्थों के शास्त्र जो बोलते हैं ना, जो शस्त्र होते हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई
हुई है, जिसका अंतिम परिणाम युद्ध और विनाश है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण के माध्यम से ही हम विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। आर्थिक हानि से बचने के लिए देखिए, अस्त्र के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो इस निशस्त्रीकरण से हम बहुत सारे पैसे की बर्बादी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ परमाणु अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए वर्तमान युग में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने के लिए एकमात्र जो मार्ग है वह निशस्त्रीकरण ही है। और इसके साथ साथ अगला जो कारण है वह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को परमाणु परीक्षणों ने बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया है, तो निशस्त्रीकरण के माध्यम से हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसमें हमें देखते हैं कि निशस्त्रीकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हम जानते हैं आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद से तात्पर्य है क्रूर हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग से, जिससे समाज में भय और का वातावरण बन जाए। इसका उपयोग प्रमुखता से राजनीतिक पंथित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रयोग है जो कि प्रायः हिंसा होता है या विशेष रूप से दबाव के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंसात्मक कार्य जिसका उद्देश्य एक निश्चित पथिक, राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्य के लिए भय उत्पन्न करना या नागरिकों की सुरक्षा को लक्षित करना या उनकी अवहेलना करना है। इसके साथ हम देखें कि अवैधानिक हिंसा तथा युद्ध करना विश्व में कई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो कि आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। यद्यपि कुछ देशों ने आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में विभाजित करने का प्रयास किया है, परंतु भारत ने हमेशा से इस भेद में असहमति दिखाई है। भारत का मानना है कि आतंकवाद आतंकवाद है। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं आती जिसमें अच्छे या बुरे आतंकवाद को विभाजित किया जाए। और भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आतंकवाद अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक वैश्विक समस्या है और इसका प्रतिकार जो हमें सामूहिक रूप से करना चाहिए। अब हम आते हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न उठता है इन सब चीज़ों में, और यह प्रश्न कई बार आप देख सकते हैं कि आपको ये जीएस में भी देखने को मिल सकता है। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस्म की सुरक्षा को ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए, पारंपरिक या गैर पारंपरिक। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो देखिए भारतीय संदर्भ में दोनों ही खतरे समान रूप से गंभीर है। भारत को 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के हमले का सामना करना पड़ा है, और जबकि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। इसके साथ साथ कश्मीर व पूर्वोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमावर्ती होने के कारण यह जो एरिया है बहुत अति संवेदनशील है, और इसलिए भारत को कई बार हम ये देखते हैं कि पारंपरिक तरीके से भी सुरक्षा की भावना रखनी चाहिए, और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूती और वैश्विक सहयोग का भी पक्षधर है, और गरीबी, कुपोषण, महामारियां व आतंकवाद आदि से भी भारत जूझ रहा है। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो भारत में किसी भी एक प्रकार का प्रयोग नहीं चलेगा या एक प्रकार का किस्म की सुरक्षा नहीं चलेगी। भारत में दोनों ही तरीके से पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा के जो साधन हैं उनको बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए, या उनके ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिसमें दोनों ही चीज़ों का समावेश हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा से इसका अनिवार्य संबंध है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।